नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आर्ट एंड कल्चर की सीरीज। दोस्तों ये आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को हम लोग नितिन सिंघानिया की बुक से डिस्कस करेंगे। जो भी इसमें कंटेंट दिया हुआ है उसको हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम नितिन सिंघानिया की ही बुक से क्यों डिस्कस करेंगे या फिर आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को डिस्कस करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो नितिन सिंघानिया की बुक से डिस्कस करने का रीजन है क्योंकि ये बुक जो है वो हाईली रिकमेंडेड बुक है फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे फिर वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती हो, एसएससी कंडक्ट करवाती हो या कोई भी स्टेट पीएससी कंडक्ट करवाती हो। दूसरी बात ये है कि आर्ट एंड कल्चर का जो वेटेज इंक्रीज होता जा रहा है एग्जाम्स में, काफी क्वेश्चंस आते हैं और इसका कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर स्ट्रेस बना हुआ रहता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी बात, अब आप बोल रहे होंगे कि आर्ट एंड कल्चर तो आप लोगों के पास ऑलरेडी ये बुक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो लोग ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये फायदा होगा कि वो इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं सारे टॉपिक्स का। एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग इज कि आर्ट एंड कल्चर की जो ये सीरीज रहेगी, जिनके पास ये बुक भी है ऑलरेडी, तो आपकी प्रिपरेशन को होलिस्टिक बनाने के लिए इसमें हम लोगों ने बहुत सारे मैप्स और क्या कहते हैं ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है, जिसके माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीरीज कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो लेक्चर सीरीज आप लोग देख रहे हैं ये हर गवर्नमेंट एग्जाम के हर जो स्टेजेस होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्रिएट की जा रही है। फिर चाहे आप यूपीएससी के लिए करें प्रिपरेशन या फिर एसएससी के लिए या फिर किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए, स्टेट पीएससी के लिए। और इसमें से आपके प्री और मेंस के हिसाब से जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे फैक्ट्सों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताता जाऊंगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताता जाऊंगा। तो इसीलिए आप इस लेक्चर सीरीज को बड़े ध्यान से देखिए। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में। दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता एंड यू कैन गो थ्रू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि आपको वैसे तो इसके सारे लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन इफ इन केस अगर हमारी कोई भी अगर इसका लेक्चर मिस होता है या नहीं मिलता है या किसी कारण से हमें रिप्लेस करना पड़ जाता है तो वो सारे लेक्चर्स आप www.streetzero.in पे पा सकते हैं। उसके अलावा भी इस वेबसाइट पे विजिट करने के और भी फायदे हैं, जैसे कि आप पुराने साल के पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो और कुछ प्रैक्टिस सीरीज मैंने क्रिएट की है एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरैक्टिव रहेगा, सॉल्यूशन के साथ रहेंगी वो सीरीज, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अनदर एडवांटेजेस कि जो इसमें मैंने पीडीएफ इस्तेमाल किया। आर्ट एंड कल्चर की बुक आपके हर किसी के पास होगी, लेकिन मैंने जो ये पीडीएफ है इसमें काफी क्या कहते हैं इमेजेस और क्या कहते हैं मैप्स का इस्तेमाल किया है, तो उसी के साथ आपको जो अपडेटेड वर्जन है पीडीएफ का वो भी वहां पे मिल सकता है। उसके अलावा काफी और कोर्सेज भी मैंने क्रिएट किए हैं, जैसे कि जो इन्वायरमेंट वाला है जिसके लिए रिकमेंड किया जाता है शंकर आईएएस वाली बुक, वो मैंने वहां पे अपलोड की हुई है, उसकी पूरी लेक्चर सीरीज। उसके अलावा लक्ष्मीकांत के ऊपर पूरी मैंने लक्ष्मी सीरीज अपलोड की हुई है। अगर हम बात करें हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम को रिकमेंड किया जाता है वो भी मैंने वहां पे अपलोड किया हुआ है। तो इन सारी सीरीज को भी आप वहां पे देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट या क्वेरी आए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8447022777। आप इसके थ्रू, इसके माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए, हैविंग सेड दैट, आज का हम ये लेक्चर शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ये। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आपने अभी इंट्रोडक्शन में देखा कि आज का ये जो लेक्चर रहेगा वो इसमें हम बात करने वाले हैं यूनेस्को की लिस्ट ऑफ टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, स्पेशली इन इंडिया। आगे बढ़े उससे पहले यूनेस्को के बारे में जानते हैं। तो यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी 17 स्पेशलाइज्ड बॉडी में से एक बॉडी है और ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा एक कन्वेंशन, जो यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस है उसके द्वारा 16 नवंबर 1972 में एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था। दैट कन्वेंशन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स वाला। तो इस कन्वेंशन के तहत यूनेस्को एक लिस्ट प्रिपेयर करता है, जिस लिस्ट में जो वर्ल्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट
कल्चरल या नेचुरल साइट्स हैं, जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करता है। तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे जो याद रखने लायक चीज रखनी है, दैट इज ये डेट, कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कॉन्सेप्ट है ये कब से स्टार्ट हुआ। तो ये 16 नवंबर 1972 में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत यूनेस्को ने ये इनिशिएटिव शुरू किया था कि वर्ल्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, आइदर इन द फील्ड ऑफ कल्चर और आइदर इन द फील्ड ऑफ नेचुरल। अगर हम बात करें सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो ये जो है वो है गैलापागोस आइलैंड्स। ये सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी दुनिया में। अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो लगभग इस लिस्ट के तहत, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के तहत, कुछ 78 प्लस साइट्स हैं जो जिनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें ग्लोबल अटेंशन दी जाती है, इन साइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, सो दैट इनका रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके, इनको वर्ल्ड प्रोटेक्शन, ग्लोबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। अगर हम बात करें सब कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो उसमें दो नाम आते हैं, एक आता है इटली का और दूसरा आता है चाइना का। दोनों में लगभग 55 साइट्स हैं, दोनों साथ में हैं, एक नंबर पे हैं, कि जहां पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऐसी हर कंट्री में कुछ साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है यूनेस्को, तो उसमें हमारे इंडिया का भी नाम आता है। इंडिया में एज ऑफ 2019 की बात करें तो 38 जो साइट्स हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा अपने पास रखती हैं, जिसमें से जो अगर हम बात करें 30 ऐसी साइट्स हैं जो कल्चरल साइट हैं, 7 साइट्स ऐसी हैं जो कि नेचुरल साइट्स हैं, और एक जो साइट है दैट इज नोन एज मिक्स्ड साइट, मतलब जहां पे आपको नेचुरल और कल्चरल का फ्यूजन देखने को मिलता है। तो ऐसी टोटल 38 साइट्स हैं। ये तो हो गया भाई बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, या तो ऐसे 4 क्वेश्चन आ जाएंगे और उसमें से पूछ लेते हैं विच वन ऑफ देम इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1 और 2 और 3, 1 2 3, या ऑल ऑफ देम, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। या फिर एक और क्वेश्चन आता है कि आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दे देते हैं और उसका स्टेट दे देते हैं और आपसे मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप द इंट्रोडक्शन इज वेरी मच क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। आगे चलते हैं। अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो ये एक मैप है, पिक्टोरियल मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे देख रहे हो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। अब हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में कोई ना कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी ही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर से कोई भी ऐसी साइट नहीं है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा अपने पास रखती हो। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वो है अपने महाराष्ट्र में, टोटल 4 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द स्टेट्स डू नॉट हैव एनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो जैसे कि यहां पे मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, मिजोरम में भी कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, सिमिलरली त्रिपुरा में कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो ऐसे भी काफी स्टेट्स हैं जहां पे कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं होती है, इसीलिए मैप से स्टडी करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। व्हाट इट अभी हम एक एक करके सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में भी जानेंगे, और सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस बेसिस, किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट की जाती है। तो देखिए, जिस भी साइट को नॉमिनेट किया जा रहा है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं, तो उसका उसमें क्या होना चाहिए। पहली बात तो वो जो साइट है वो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए, और एटलीस्ट जो 10 क्राइटेरिया मेंशन है उसमें से किसी एक ना एक क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना चाहिए। तो अगर कोई भी साइट चाहती है कि वो कल्चरल साइट के तौर पे रिकॉग्नाइज की जाए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, तो उसमें क्या कुछ एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज कि वो जो भी साइट है इट शुड बी अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, मतलब ह्यूमन क्रिएटिविटी का कुछ ना कुछ एक बढ़िया मास्टरपीस होना चाहिए। जैसे कि भाई अपनी अजंता केव्स है, ठीक है, तो वो एक तरीके से कल्चरली काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, या फिर वो ऐसा कुछ दिखाती है ह्यूमन वैल्यूज का इंटरचेंज, टाइम अक्रॉस में ह्यूमन वैल्यूज कैसे ट्रांजिट हो रही हैं, कैसे इंटरचेंज हो रही हैं, या फिर वो किसी भी कल्चरल ट्रेडिशन का एक्सेप्शनल टेस्टिमनी होना चाहिए, या ह्यूमन हिस्ट्री है उसकी स्टेज में एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल होना चाहिए, चाहे आर्किटेक्चरली हो या फिर टेक्नोलॉजिकली हो, जैसे कि हमारे आगरा का फोर्ट हो जाता है ना, तो वो इस तरीके से।
अगला जो क्वालिफिकेशन है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कल्चर और ह्यूमन इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। कोई भी ऐसी साइट जो कि एक तरीके से ऐसा दिखाती है कि किस तरीके से ह्यूमंस का इंटरेक्शन है एनवायरमेंट के साथ, किसी इवेंट या लिविंग ट्रेडिशन के साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए कोई भी साइट, तो उसको कल्चरली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो देयर आर 6 क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच एनी साइट कैन बी क्वालिफाइड एज कल्चरल साइट अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। अगर हम नेचुरल साइट, अगर कोई साइट चाहती है कि वो नेचुरल साइट के तौर पे रिकॉग्नाइज की जाए, तो उसमें इन 4 में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि नेचुरल फिनोमेना की वो एकदम एक्सेप्शनल और सुपरलेटिव कैटेगरी की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उसकी। सुपरलेटिव मींस सुपर बेस्ट, नेचुरल फिनोमेना को बहुत अच्छे से दर्शा रही हो। अर्थ की जो हिस्ट्री है उसमें वो जो साइट है उसकी कुछ वो किसी स्टेज को दर्शा रही हो। जो अर्थ है उसकी, जो अर्थ में कैसे लाइफ इवॉल्व हुई है, कैसे उसमें चेंजेस आए हुए हैं, जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्व रखनी चाहिए वो साइट, तो उसको हम लोग नेचुरल साइट का दर्जा दे सकते हैं। उसके अलावा किसी भी इकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस के इवोल्यूशन में, डेवलपमेंट में उस साइट का कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए या फिर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एंड दी अनदर वन इज कि वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का एक बेस्ट नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए। इन दैट वे दैट साइट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेचुरल साइट अंडर द बैनर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। सो दीज आर दी 4 क्राइटेरियाज यूजिंग विच और क्वालिफाइंग विच एनी ऑफ देम एनी साइट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेचुरल साइट। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये तो है 10 क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, या तो जैसे कि मैंने बताया कि या तो वो कल्चरली सिग्निफिकेंट होनी चाहिए या नेचुरली सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। तो पर इनको क्यों यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है? यूनेस्को इनको रिकॉग्नाइज इसलिए करता है क्योंकि भैया एक तो इनको लीगल प्रोटेक्शन की जरूरत है। देखिए, आपको पता है दुनिया भर में बहुत सारे वॉर बैटल्स वगैरह होते रहते हैं, तो नॉर्मली किसी टेररिज्म ग्रुप के द्वारा या फिर किसी और गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत ये साइट्स डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, इसलिए इनको ये लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है सो दैट ग्लोबल अटेंशन आ सके, इनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। लीगल प्रोटेक्शन परसुएंट टू द लॉ ऑफ वॉर अंडर द जिनेवा कन्वेंशन। उसके अलावा टुगेदर विद द अदर ट्रीटीज इंक्लूडिंग द हेग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज। तो ये जो हेग कन्वेंशन है, दूसरा जिनेवा कन्वेंशन है, इन दोनों के बैनर के अंतर्गत इन जो भी साइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात तो है कि इनको भैया प्रोटेक्शन मिल जाए सो दैट कोई भी इनको डेमोलिश ना करे, डिस्ट्रक्शन ना करे, इनको किसी भी तरीके की हानि ना पहुंचाए। उसके अलावा भी कुछ और फायदे होते हैं। अगर कोई साइट रिकॉग्नाइज हो जाती है तो उनको भैया पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट उनका रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह किया जा सके। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि इंडिया में है। अब अगर हम इंडिया में आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि कितनी नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टोटल 38 है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कितनी कल्चरल, कितनी नेचुरल, कितनी मिक्स्ड साइट है। तो 30 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड साइट है। अगला क्वेश्चन ये बनता है इंडिया में कौन सी ऐसी पहली साइट थी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। तो उस पे नाम आता है अपने आगरा फोर्ट का, जिसको लाल किला के नाम से भी जानते हैं। ये 1983 में इसको ये दर्जा मिला था। ठीक है, अब आपको पता है कन्वेंशन कब साइन हुआ? 16 नवंबर 1972 में। उसके 11 साल बाद इंडिया में पहली साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पा सकी। अगला क्वेश्चन ये बनता है किस स्टेट में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। याद रखना कौन सा है? महाराष्ट्र। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक एक करके सारी साइट्स देखते हैं। तो सबसे पहले कल्चरल साइट्स। कल्चरल साइट के तहत 1983 में 4 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। एक है अजंता केव, एलोरा केव, जो कि दोनों की दोनों महाराष्ट्र में है। फिर ताजमहल और आगरा फोर्ट, दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। क्लियर हो गया? ये आपका महाराष्ट्र है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे इस पीडीएफ को तो ये आपको क्लियरली दिख जाएंगे। ठीक है, अजंता एलोरा यहां पे हो गए और ताजमहल और आगरा फोर्ट यहां पे हो गए यूपी में। क्लियर है? उसके बाद 1984 में आते हैं तो भाई उड़ीसा में सन टेम्पल कोणार्क में जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। और जो महाबलीपुरम में कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि 5 रथ। कौन से 5 रथ? जो द्रौपदी रथ है, धर्मराज रथ है, तो
तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया। शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। चलिए ये बताइए, शोर जो टेम्पल है वो किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था? जब मैंने आपको आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था उसके दौरान बताया था आपको। फिर अर्जुन पेनेंस और डिसेंट ऑफ गंगा, ये एक मॉन्यूमेंट है, वो भी रिकॉग्नाइज किया गया है। और केव टेम्पल्स, तो ये सारे जो तमिलनाडु में ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। आपका ये महाबलीपुरम यहाँ पे आ जाता है तमिलनाडु में, तो इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया 1984 में। और जैसा कि अभी बताया कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में, तो कोणार्क टेम्पल यहाँ पे रहा उड़ीसा में। ठीक है, आगे चलते हैं। 1986 में आते हैं, तो भैया गोवा में जो चर्च और कॉन्वेंट्स थे उनको रिकॉग्नाइज करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं जो चंडेला रूलर्स के द्वारा बनवाए गए थे, जो कि जैन और हिंदू टेम्पल्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। और फिर कर्नाटका के हम्पी में कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके अंतर्गत आते हैं कृष्णा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, नरसिम्हा, गणेशा, हिमाकुट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो इन सबको मिला के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है, कर्नाटका के हम्पी में जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको दिया गया। तो हमने देखा कि जैसे ही आपका ये 1986 आता है तो 4 और साइट सिलेक्ट की जाती हैं। एक तो गोवा में जो चर्च और कॉन्वेंट्स हैं, मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो मंदिर बने हुए हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी और कर्नाटका के जो हम्पी में मॉन्यूमेंट्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो भैया जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ये देखो कर्नाटका आपका यहाँ पे आ जाता है, और ये तो हो गए गोवा के चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स। फिर उसके बाद हम्पी में आपके हो जाते हैं ये मॉन्यूमेंट्स, ये हम्पी का हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी में खजुराहो के टेम्पल्स। ठीक है, और फिर यूपी में आपका आ जाता है फतेहपुर सीकरी। तो इस तरीके से ये 4 और ऐड हो जाते हैं। याद हो गया आपको? अब बात करते हैं 87 की। 87 में महाराष्ट्र में भैया जो एलिफेंटा केव्स हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। पट्टदक्कल में जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है कर्नाटका में, वहां पे भी उनको रिकॉग्नाइज करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। इन मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत है 9 हिंदुओं के टेम्पल, 1 जैन का टेम्पल। जैनों के जो टेम्पल है उसमें मतलब ये जो 9 हिंदू और 1 जैन के टेम्पल है उनमें इंक्लूड होते हैं जैसे विरूपक्षा टेम्पल और पापनाथ टेम्पल। उसके अलावा जो चोला टेम्पल्स हैं तमिलनाडु में, बृहदेश्वरा टेम्पल, तंजावुर टेम्पल, अरिवतेश्वरा टेम्पल, तो इन सबको रिकॉग्नाइज करके भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। तो यानी महाराष्ट्र में एलिफेंटा केव्स हो गई, उसके बाद कर्नाटका का जो पट्टदक्कल है वहां के मॉन्यूमेंट्स हो गए, और तमिलनाडु के चोला टेम्पल्स हो गए। अब हम बात करते हैं 89 की। 89 में मध्य प्रदेश का जो सांची जगह है जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। जैसे कि स्तूपा है, जो सांची का स्तूपा है, अशोका पिलर है, सुंगा पिलर है, फिर सतकर्णी इंस्क्रिप्शंस है। इन सबको रिकॉग्नाइज करके एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। 1993 में दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब और कुतुब मीनार को मिलता है भैया क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। 1999 आता है तो वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, इसके अंतर्गत 3-4 जो रेलवे की लाइंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। 2002 में बिहार का जो बोध गया है उसमें जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश का भीमबेटका, जहां पे रॉक शेल्टर्स हैं भीमबेटका की, उनको क्या कहते हैं दर्जा दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। मध्य प्रदेश भीमबेटका। देन महाराष्ट्र का जो आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है जो रेलवे स्टेशन है, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। फिर गुजरात में जो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। देन आपका आता है नीलगिरी माउंटेन रेलवेज। ये माउंटेन पे बनी हुई कुछ रेलवेज है जिनको क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ लाइन्स है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। देन 2007 में रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। देन 2008 में कालका शिमला रेलवेज लाइन्स हैं। एक्चुअली ये जो देख रहे हो आप, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज हो गई या कालका शिमला रेलवेज हो गई जो हिमाचल प्रदेश में है, ये सारे एक्चुअली एक साथ इनको एक ही मॉन्यूमेंट के अंतर्गत, जैसे कि माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया करके, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया था। इनको इंडिपेंडेंटली नहीं मिला है, ये बात एक याद रख लेना आप। ये सारे एक ही मॉन्यूमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं कि माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया।
उसके अलावा राजस्थान में जो जंतर मंतर है जयपुर में, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 2010 में मिला। फिर जो राजस्थान है वहां पे 6 फोर्ट्स हैं जिनको क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, जैसे कि चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अंबेर एंड गगरौन। 2014 में गुजरात में जो क्वींस स्टेप बेल है, जिसको रानी की बाव के नाम से भी जानते हैं, जो कि 100 रुपए का नोट है ना, नया वाला, उसके पीछे इसका फोटो है, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। 2016 में चंडीगढ़ में जो आर्किटेक्चरल काम किया गया है ली कार्बोसियर के द्वारा, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। एंड फाइनली 2016 में ही एक और साइट है नालंदा महाविहारा, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। और 2017 में जो अहमदाबाद सिटी है, उसको वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके अलावा ये 2017 तक है किताब में। उसके बाद विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेंबल जो मुंबई में है, 2018 में इनको रिकॉग्नाइज किया गया। और 2019 में जयपुर सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। तो इसको मिला के टोटल आपकी हो गई 30 कल्चरल साइट्स। नेचुरल साइट की बात करें तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में, काजीरंगा नेशनल पार्क जो दोनों ही आसाम में है, 1985 में इनको मिलता है नेचुरल साइट का दर्जा। केओलाडियो नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान में है, इसको 1985 में ही नेचुरल साइट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया। सुंदरवन जो नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, इसे 1987 में। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, तो इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन एक दर्जा मिला था दोनों को मिला के। उसके अलावा वेस्टर्न घाट्स 2012 में, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को 2012 में, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में, उसको 2014 में। कंचनजुंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है 2016 में, ये मिक्स्ड साइट है। इसको नेचुरल के अंदर भी आप काउंट कर सकते हो और कल्चरल के अंतर्गत भी काउंट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। कंचनजुंगा नेशनल पार्क इज अंडर दी मिक्स्ड कैटेगरी, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा होता है, इससे क्या फायदा होता है। एक तो देखिए इंटरनेशनल अटेंशन मिल जाती है कि भैया ये जो साइट्स हैं इनको पूरे वर्ल्ड की जरूरत है प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए। दूसरी बात, जब ऐसी साइट्स को वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिलता है तो यहाँ पे टूरिज्म काफी प्रमोट होता है, जिससे इन साइट्स पे काफी पैसे, फंडिंग की भी व्यवस्था हो जाती है। उसके अलावा यूनेस्को फंड प्रोवाइड करती है रिस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन के लिए। उसके अलावा जब इन साइट्स के माध्यम से क्या होता है, जो यूनाइटेड नेशन ग्रुप है और जो कोई पर्टिकुलर कंट्री होती है, तो उनके बीच में भी अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं। इसके बाद अगर कोई भी साइट रिकॉग्नाइज की जाती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बेसिस पे, तो एक तरीके से जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है मैनेजमेंट की, उनको एक्सेस कर पाती है वहां की साइट या ट्रस्ट। उसके अलावा ऐसा ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के तहत काफी गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर और एनजीओज के बीच में भी पार्टनरशिप प्रमोट होती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और इन साइट्स को जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड हो जाती है, सो दैट इनका ना ही कोई डिस्ट्रक्शन करे और मिसयूज करे। तो ये सारी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी। एक बार मैं आपको फिर से मैप में दिखा देता हूं, सो आपको याद हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, चलते हैं ऊपर तक। ये सबसे पहले जो मैंने आपको एक मैप दिखाया था, उस मैप में ये बहुत क्लियरली अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी सारी साइट्स, और आप इनको याद कर सकते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु में जो मैंने आपको बताया चोला टेम्पल्स हैं या महाबलीपुरम के टेम्पल्स हैं। सिमिलरली कर्नाटका में पट्टादक्कल के जो मॉन्यूमेंट्स हैं और हम्पी के जो मॉन्यूमेंट्स हैं। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं, जैसे केरला में केरला के अंतर्गत भले ही हमें कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं मिली, बट केरला बीइंग दी पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पे जो रेलवे लाइंस वगैरह को रिकॉग्नाइज किया गया है उसके तहत आ जाता है। जैसे नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, उसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश की जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, या दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज है, और नीलगिरी माउंटेन रेलवेज है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत। उसके बाद जैसे कि महाराष्ट्र में मैंने बोला सबसे ज्यादा साइट्स हैं, जैसे एलिफेंटा केव हो गई, फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो गया, अजंता केव्स हो गए, और आपके अजंता, एलोरा, एलिफेंटा एंड छत्रपति शिवाजी, तो टोटल 4 साइट्स हो गई। उड़ीसा में आपका सन टेम्पल जो कोणार्क में है। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क हो गया आपका। ठीक है, बिहार की बात करें तो दोनों बुद्धिज्म साइट है, एक है नालंदा यूनिवर्सिटी और दूसरा है बोध गया कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 साइट्स हैं, सांची स्तूपा,
उसके अलावा रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो रानी की वाव, अहमदाबाद सिटी और उसके अलावा चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। राजस्थान की बात करते हैं तो जंतर मंतर हो गया जयपुर का, जयपुर सिटी हो गई, केवलाडियो नेशनल पार्क हो गया। अगर हम बात करते हैं यूपी की तो आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। दिल्ली की बात करते हैं तो कुतुब कॉम्प्लेक्स, मायूं टॉम्स एंड रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। यहां पे अगर सिक्किम की बात करते हैं तो कंचनजुंगा नेशनल पार्क। आसाम की बात करें तो दो चीजें हैं, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कोई भी स्टेट में कोई आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। फिर उसके बाद जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है जो ली कार्बोसियर के द्वारा बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। हरियाणा में कोई भी साइट नहीं है आपकी, ठीक है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में कोई भी साइट नहीं है। और कोई स्टेट रह जाता है छत्तीसगढ़ में कोई साइट नहीं है। झारखंड में कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत नहीं आती है। क्लियर हो गया। तो तेलंगाना में कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से आपको सारे याद हो गए होंगे। तो इसी के साथ ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला पूरा हमारा चैप्टर था वो समाप्त होता है। क्लियर है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं या तो आप इस पीडीएफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर इन क्वेश्चंस को मैंने आपके स्टेट जीरो की वेबसाइट www.statezero.in पे डाल दिया है, तो वहां पे जाके आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इस लेक्चर को रिव्यू करना नहीं भूलना। ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके या फिर लाइक डिसलाइक करके आप बता सकते हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अजंता केव, एलोरा केव, बाग केव्स और एलिफेंटा केव्स। अब आपको पता है भैया अजंता केव है, एलोरा केव है और एलिफेंटा केव है। बाग केव्स आर नॉट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बाग केव्स कहां पे हैं अब आपको पता होगा अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे। ये है आपकी मध्य प्रदेश में, राइट, मध्य प्रदेश में। और ये अपने आर्किटेक्चरली या यहाँ की पेंटिंग्स की बात करें, दे रिजेंबल अजंता केव्स। आप ये बताइए बाग केव्स मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट के में बनी हुई हैं। उसके अलावा इनमें से आपको ये बताना है कौन सी साइट वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। सन टेम्पल कोणार्क यस है, पट्टादक्कल टेम्पल कर्नाटका यस है, महाबोधि टेम्पल बिल्कुल है। तो ये तीनों की तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो देख रहे हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कितना आसान हो गया है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज है काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे street019990@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बस विदानिया।